हेलो, गुड मॉर्निंग छात्रों। आरके पीजी साइंस कॉलेज कालवाड़ जयपुर ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है बच्चों। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोज में आपको बीए थर्ड ईयर द्वितीय प्रश्न पत्र विषय साहित्य हिंदी निबंध तीसरे नंबर का भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति, तो साथियों इसके दो क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में आपको करवा दिए हैं और इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनके बारे में भी, इनके कृतित्व के बारे में, जीवन परिचय के बारे में सारी चर्चाएं आपसे हो चुकी हैं। तो बच्चों आगे हम ले चलते हैं आपको पांचवें क्वेश्चन में। ये पांचवा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध रचना विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो साथियों हमें इनके निबंध विशेषताओं का उल्लेख करना है और कहने का मतलब आपके द्विवेदी जी के निबंधों की विशेषताएं बतानी है और विशेषताओं पर ही चर्चा हमें करनी है कि इनके निबंधों की विशेषताएं क्या रही हैं, उनसे हम आपको अवगत कराते हैं। आगे आप आंसर में देखेंगे इनके 1 से लेकर के 18 तक इनके पॉइंट हैं और उसके बाद में निष्कर्ष है। तो आंसर में हम ले चलते हैं आपको कि आखिर इनके निबंधों की मूल विशेषताएं क्या थी, उन विशेषताओं से हम आपको अवगत करवाते हैं। आगे देखेंगे बच्चों। आगे जैसा कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी निबंध विधा के मूर्धन्य रचनाकार हैं। इन्होंने विविध विषयों पर निबंध रचना की है। द्विवेदी जी के अधिकांश निबंध विचारात्मक निबंधों की श्रेणी में आते हैं। इनमें अद्यतन विचारधाराएं किसी न किसी रूप में विद्यमान हैं। इन्होंने भारतीय संस्कृति के प्राचीन तथा अर्वाचीन यानी पुराने और आज के समय के, वर्तमान समय के प्राचीन और अर्वाचीन सभी विषयों को, जितने भी विषय हैं बच्चों, सभी विषयों को अपने निबंधों में स्थान दिया है। द्विवेदी जी की निबंध रचना की प्रमुख विशेषताओं को हम निम्न बिंदुओं द्वारा आपको समझाने जा रहे हैं। फर्स्ट बिंदु है इनका भारतीय संस्कृति। तो इनके निबंधों में भारतीय संस्कृति का क्या उल्लेख रहा है, क्या विषय रहा है, भारतीय संस्कृति। इस विशेषता पर इन्होंने निबंध के अंदर क्या काम किया है, किस तरह से योगदान दिया है, देखेंगे आगे। तो साथियों जैसा कि द्विवेदी जी के सभी निबंध भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर आधारित हैं तथा जीवन और जगत की गहन अनुभूतियों से परिपूर्ण हैं। आपके निबंधों में प्राचीनता एवं नवीनता का अद्वितीय सामंजस्य देखने को मिलता है। तो बच्चों जैसा कि आप समझ गए होंगे कि भारतीय सभ्यता जो है, इस भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर आधारित इन्होंने जो जीवन और जगत का हमें गहन अध्ययन करवाया है, इनकी अनुभूतियों से परिचय करवाया है। तो बच्चों इनके निबंधों में प्राचीनता एवं नवीनता का एक बहुत ही अद्वितीय सामंजस्य देखने को मिलता है। और आगे दूसरे पॉइंट की चर्चा करते हैं। दूसरा पॉइंट है इनका राष्ट्रीय भाव, चिंतन मनन। दूसरा भाव है चिंतन मनन, दूसरा पॉइंट, इस पर चर्चा करते हैं बच्चों। तो चिंतन मनन में द्विवेदी जी के निबंध जो हैं चिंतन और मनन से परिपूर्ण हैं साथियों, और परिपूर्ण होने के साथ साथ सूक्ष्म निरीक्षण, तीक्ष्ण दृष्टि, गहन अनुभूति, मौलिक विचारधारा संपन्न है और पांडित्यपूर्ण तथा असाधारण वैदुष्य संपन्न है। आपके निबंध यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध मनोरंजक होने के साथ साथ ही अत्यधिक लोकहित की भावना से ओतप्रोत हैं। बच्चों आप समझ गए होंगे कि चिंतन मनन करके जैसे कि इनके सभी निबंधों में बहुत ही गहन अनुभूति पाई जाती है। तो
निबंध में चिंतन मनन से परिपूर्ण होने के साथ साथ इन्होंने सूक्ष्म से सूक्ष्म निरीक्षण और तीक्ष्ण दृष्टि और गहन अनुभूति, मौलिक विचारधारा संपन्न और पांडित्यपूर्ण तथा असाधारण वैदुष्य संपन्न है इनके सभी निबंध। तो आपने समझ लिया होगा दूसरा पॉइंट। अब हम बच्चों ले चलते हैं आपको पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 है आपका प्रकृति के विभिन्न रूप। तो प्रकृति के विभिन्न रूप क्या है बच्चों, देखेंगे आप आगे। प्रकृति के विभिन्न रूपों की चर्चा करते हैं आपसे। आपकी रचनाओं के अनुशीलन से स्पष्ट होता है कि आपका प्रकृति निरीक्षण उच्च कोटि का होने के साथ साथ प्रभावोत्पादक एवं भावोत्तेजक भी है। बच्चों, प्रकृति के विभिन्न रूपों जैसे कि विशाल वृक्षों, नाना वर्ण के पुष्पों से युक्त वनश्री का सूक्ष्म निरीक्षण, सूक्ष्म विवेचन आपके प्रकृति प्रेम का प्रतीक है। साथियों, द्विवेदी जी ने इन्हीं चीज़ों के माध्यम से अपने प्रकृति प्रेम को दर्शाया है निबंध के अंदर, और इनका यही प्रकृति प्रेम निबंध के अंदर विभिन्न रूपों को लिए हुए है। तो साथियों, ये था इनका प्रकृति प्रेम। अब हम चलते हैं, आपको ले चलते हैं पॉइंट नंबर 4, संस्कृत साहित्य के विभिन्न विषय। संस्कृत साहित्य के विभिन्न विषय क्या है बच्चों, देखेंगे आगे। द्विवेदी जी ने संस्कृत साहित्य के विभिन्न विषयों से संबंधित ग्रंथों का गहन अध्ययन किया था बच्चों। तो जिसका प्रभाव इनके निबंधों पर स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। आपने संस्कृत भाषा के प्राचीन साहित्य के साथ आधुनिक साहित्य का संबंध स्थापित करने का भी सफल प्रयास किया है। साथियों, जैसा कि आप समझ रहे होंगे, द्विवेदी जी ने संस्कृत भाषा के जो प्राचीन साहित्य था उसके साथ आधुनिक साहित्य का संबंध भी स्थापित करने का सफल प्रयास किया है अपने निबंधों में। और इस प्रकार से द्विवेदी जी ने भारतीय परंपरा का नए सामाजिक दर्शन के साथ समन्वय स्थापित करने का सराहनीय प्रयास किया है बच्चों। तो ये था इनका संस्कृत साहित्य संबंधी, जो संस्कृत साहित्य के विभिन्न जो इन्होंने विषय पढ़े थे। तो साथियों, उन्हीं विषयों का गहन अध्ययन करके इन्होंने निबंधों में भी वही चीज़ें प्राचीन और आधुनिक साहित्य के रूप में इनको इन दोनों का ही संबंध स्थापित करने का सफल प्रयास किया है। आगे चलते हैं बच्चों पॉइंट नंबर 5 पर। पॉइंट नंबर 5 है आपका राष्ट्रीय भाव। राष्ट्र के प्रति इनके अंदर जो भाव था वो भी इनके निबंधों में साफ झलक रहा है, साफ देखने को मिल रहा है। तो आगे देखेंगे हम कि राष्ट्रीय भाव क्या था इनका। साथियों, द्विवेदी जी के निबंधों में भारतीय संस्कृति का सजीव चित्रण होने के साथ साथ राष्ट्रीय भावों की अजस्र धारा भी प्रभावित हो रही है। जैसा कि आप समझ गए होंगे कि भारतीय संस्कृति का जो सजीव चित्रण हो रहा है इनके निबंधों में, उसके साथ साथ राष्ट्रीय भाव जो हैं वो भी कूट कर भरे हुए हैं और उन भावों की अजस्र धारा भी प्रवाहित हो रही है इनके निबंधों में। और अभी हम चलते हैं आगे पॉइंट नंबर 6 पे। पॉइंट नंबर 6 है आपका विविध विषयों का संगम। तो साथियों, विविध विषयों का संगम इनके निबंधों में किस प्रकार देखने को मिलता है, अभी हम ले चलते हैं आपको निबंधों की ओर। तो विविध विषयों का जो संगम है वो देखेंगे आगे। आपके निबंधों में विविध विषयों का संगम हुआ है। प्रमुख रूप से देखा जाए तो साहित्य, संस्कृति, ज्योतिष, योग, दर्शन, कला, धर्म, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, खगोल आदि, ये सारे ही विषय साथियों इनकी रचनाओं में समाहित हैं।
तो अब आपने समझ लिया होगा कि विविध विषयों का संगम किस प्रकार किया है द्विवेदी जी ने अपने निबंधों के अंदर। अब हम चलते हैं बच्चों पॉइंट नंबर 7 पे। पॉइंट नंबर 7 है आपका मानवीय आदर्श। इनका मानवीय आदर्श क्या है देखेंगे आगे निबंध में। तो मानवीय आदर्श में साथियों द्विवेदी जी के निबंधों में मानवीय आदर्शों को जो है उच्च स्थान प्राप्त हुआ है और जिनको जीवन यात्रा के सहज संबल के रूप में देखा जा सकता है। इनके छोटे छोटे पॉइंट हैं बच्चों। इन पॉइंटों के माध्यम से ही द्विवेदी जी ने अपने निबंधों की जो मूल विशेषताएं हैं उनकी सभी की रचना की है। और आगे हम ले चलते हैं साथियों आपको पॉइंट नंबर 8 पर। तो पॉइंट नंबर 8 है इनका, देखेंगे आगे। कबीर के अनुभूत सत्य। क्या है कबीर के अनुभूत सत्य? द्विवेदी जी कबीर की भांति ही इन्होंने भी निबंधों में क्या अनुभूत सत्य बताए हुए हैं अपने निबंधों में। तो देखेंगे आगे आप अनुभूत सत्य क्या है। जिस प्रकार साथियों महात्मा कबीर ने अपने अनुभूत सत्य का प्रयोग अपने उपदेशों में किया है, ठीक उसी प्रकार से द्विवेदी जी ने भी अपने निबंधों में अनुभूत तथ्यों एवं विचारों को प्रस्तुत किया है। उनके ये अनुभूत तथ्यों से युक्त विचार साथियों किसी देश या प्रांत विशेष तक सीमित नहीं है, बल्कि विश्वव्यापक मानव जीवन व संपूर्ण मानवता के कल्याण की भावना से प्रेरित हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि कबीर जी के अनुभूत सत्य क्या है। क्योंकि देखा जाए तो कबीर की भांति ही द्विवेदी जी ने भी अपने निबंधों में उन सत्यों की अनुभूत सत्यों की जो भी अनुभव है इनके जीवन का, जो भी इनकी अनुभूतियां हैं, उनके आधार पर इनको दर्शाया गया है। तो साथियों इनके जो है ना अनुभूत तथ्य जो हैं वो इसी प्रकार थे जो आप समझ गए होंगे। अब हम ले चलते हैं आपको पॉइंट नंबर 9 पर। पॉइंट नंबर 9 है साथियों विभिन्न भाषाओं में निबंध रचना। अब इन्होंने बच्चों विभिन्न भाषाओं में निबंध रचना किस प्रकार की, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को देखा जाए तो जब तक भाषा का ज्ञान नहीं है तब तक वो अलग अलग भाषाओं में किसी भी चीज को नहीं दर्शा सकता है। लेकिन द्विवेदी जी ने बहुत गहनता से सभी विषयों का अध्ययन किया था और उसी अध्ययन के आधार पर ही इन्होंने निबंधों को भी विविध भाषाओं के अंतर्गत लिखा हुआ है। तो आगे देखेंगे द्विवेदी जी की जो निबंध रचनाएं हैं साथियों संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, तिब्बती, उर्दू, फारसी इत्यादि भाषाओं के साहित्यिक ज्ञान से सजाई गई है। द्विवेदी जी ने इन सभी भाषाओं के साहित्य का गहन अध्ययन किया था साथियों, तथा उनके सार तत्व को अपने निबंधों में प्रसंगानुकूल प्रयोग कर अपनी रचनाओं को गरिमा और प्रौढ़ता प्रदान की है। तो साथियों आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे द्विवेदी जी ने जिन भाषाओं के साहित्य का गहन अध्ययन किया था उन सभी भाषाओं में अपने निबंध रचनाएं की हैं। उन भाषाओं के हमने नाम आपसे डिस्कस कर लिए हैं, आपको नाम बता दिए हैं। अब हम चलते हैं साथियों पॉइंट नंबर 10 पे। पॉइंट नंबर 10 है इनका वैयक्तिक दृष्टिकोण। पॉइंट नंबर 10 है वैयक्तिक दृष्टिकोण। साथियों द्विवेदी जी का वैयक्तिक दृष्टिकोण क्या था देखेंगे। द्विवेदी जी की कुछ विभिन्न निबंध रचनाएं उनके स्वाधीन चिंतन का परिणाम भी हैं जो इनके वैयक्तिक दृष्टिकोण की परिचायक हैं। तो स्वाधीन चिंतन का जो परिणाम देखने को मिलता है रचनाओं में साथियों, तो वो ही इनके वैयक्तिक दृष्टिकोण का परिचायक है। तो ये 10वां नंबर कंप्लीट हो गया आपका। छोटे छोटे पॉइंट है बच्चों, लेकिन उन छोटे पॉइंटों के माध्यम से ही द्विवेदी जी के निबंध की जो विशेषताएं हैं
वो बहुत ही श्रेष्ठ हैं। और अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 11 पे। तो 11 पॉइंट है आपका साहित्यिक समस्याएं। अब देखो बच्चों, साहित्य में क्या क्या समस्याएं होती हैं, निबंध के माध्यम से द्विवेदी जी ने हमें समझाया है, द्विवेदी जी ने हमें बताया है कि साहित्य के हिसाब से कौन कौन सी साहित्य में समस्याएं रचना के दौरान आती हैं, तो उनका भी अध्ययन करेंगे हम। द्विवेदी जी ने अपने निबंधों में साथियों बहुत सी साहित्यिक समस्याओं को उकेरा है। निबंधों के माध्यम से कौन कौन सी वो समस्याएं हैं हम समझ लेंगे। जैसे भाषा विषयक विवाद, समीक्षा के सिद्धांत, कविता का भविष्य, हिंदी की शक्ति, भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति, नए साहित्यिक दृष्टिकोण, साहित्य निर्माण का लक्ष्य, हिंदी प्रचार की समस्याएं, रस का व्यवहारिक अर्थ, साहित्य का नया रास्ता आदि। साथियों, इन्हीं विषयों पर आपने जो मौलिक एवं सारगर्भित विचार व्यक्त किए हैं, वे आपके नवीन दृष्टिकोण एवं चिंतन के द्योतक हैं। तो यहाँ आपका बच्चों 11वां पॉइंट कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि 11वें पॉइंट में साहित्यिक समस्याएं थी जो निबंध के माध्यम से द्विवेदी जी ने आपको अवगत करवाया है, उनको हम समझ चुके हैं। अब हम चलते हैं साथियों आपके 12वें पॉइंट पर, स्वस्थ समीक्षा। इनके निबंधों में स्वस्थ समीक्षा किस प्रकार से की गई है देखेंगे आगे। तो साथियों, द्विवेदी जी ने अपने निबंधों के माध्यम से स्वस्थ समीक्षा पद्धति को गरिमा प्रदान की है और आपने अपने मौलिक चिंतन के वेग से नई नई साहित्यिक समस्याओं के समाधान का मार्ग भी प्रशस्त किया है। ये था आपका 12वां पॉइंट। अब हम चलेंगे बच्चों पॉइंट 13 है विषयों की विविधता व नवीनता। पॉइंट नंबर 13 पे जाएंगे, विषयों की विविधता व नवीनता। तो विविधता और नवीनता किस प्रकार है बच्चों देखेंगे आगे। साथियों, द्विवेदी जी अपनी रचना पद्धति में विषयों की विविधता व नवीनता विशेष रूप से देखने को मिलती है, विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसके फलस्वरूप इनकी रचनाओं में कहीं संस्कृतियों का संगम दृष्टिगोचर होता है, तो कहीं ज्योतिष के चमत्कार देखने को मिलते हैं। साथियों, कहीं नाना प्रकार की कलाओं का विवरण मिलता है, तो कहीं सुंदर सुंदर प्राकृतिक दृश्यों की झांकी दृष्टि पथगामिनी होती है, तो कहीं राजमहलों के अंतःपुर के जीवन की झांकी झलकती है। साथियों, कहीं कहीं पक्षियों के कलरव सुनाई पड़ता है, तो कहीं रत्न जड़ित आभूषणों की छटा झलकती है, और कहीं नाना विधि वेशभूषा की जगमगाहट दृष्टिगोचर होती है। तो साथियों, निबंधों के माध्यम से द्विवेदी जी ने इस पॉइंट में 13वें पॉइंट में विषयों की जो विविधता व नवीनता बताई है, तो विविधता के साथ साथ नवीनता भी देखने को मिलती है। अब हम चलते हैं, आपको ले चलेंगे पॉइंट नंबर 14, यत्र तत्र व्यंग विरोध। साथियों, इनके निबंध में जहां तहां, सभी जगह नहीं, जहां तहां व्यंग विरोध भी देखने को मिलता है। तो देखते हैं, उन पंक्तियों को समझते हैं, क्या क्या व्यंग विरोध देखने को मिलता है। साथियों, आगे बात करते हैं 14 पॉइंट की। द्विवेदी जी के निबंधों में यत्र तत्र व्यंग विरोध के अवसर भी प्राप्त हुए हैं बच्चों, परंतु इनके व्यंग कटु और तीक्ष्ण न होते हुए भी मर्मस्पर्शी बन पड़े हैं। साथ ही वे हृदय पर चोट पहुंचाने की अपेक्षा
स्थायी प्रभाव डालने वाले होते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि व्यंग्य विरोध इनके जो निबंध के अंदर आता है वो ना कटु होता है ना तीक्ष्ण होता है, फिर भी मर्म स्पर्शी होता है, समझने लायक होता है और वो ही हृदय पर चोट पहुंचाने की अपेक्षा स्थायी प्रभाव डालने वाले होते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि इनका जो है ना ये तथ्य जो व्यंग्य विरोध है निबंध में वो किस प्रकार है। अब हम चलते हैं बच्चों 15 पॉइंट पर। आगमन शैली, इन्होंने कहीं कहीं अपने निबंधों में शैलियों का भी विवरण किया है। तो देखेंगे आगमन शैली में द्विवेदी जी ने क्या बताया है। आगे बात करते हैं आगमन शैली की। बच्चों, आपकी निबंध रचना में प्रायः आगमन शैली को अधिक महत्व प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रथमतः किसी विषय का विवेचन करते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं और अंत में उसका निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार आगमन शैली को इन्होंने दर्शाया है, क्योंकि किसी भी विषय को लेकर के सबसे पहले वो क्या करते हैं, विषय का विवेचन करते हैं, उसके बाद उसकी व्याख्या करते हैं और अंत में उसका निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं। अब आपने समझ लिया होगा 15वां पॉइंट। अब हम ले चलते हैं साथियों आपको 16वें पॉइंट पर। 16वां पॉइंट है इनका वार्तामूलक पद्धति। वार्तामूलक पद्धति, इनकी वार्तामूलक पद्धति निबंधों में किस प्रकार देखने को मिलती है बच्चों, आगे बात करते हैं। तो साथियों, द्विवेदी जी की रचना पद्धति में कहीं वार्तामूलक पद्धति तो कहीं व्याख्यामूलक पद्धति, कहीं चिंतन मनन मूलक पद्धति तो कहीं व्यंग्य मूलक खंडन मंडन पद्धति देखने को मिलती है। इनकी कई पद्धतियां हैं जो हमें निबंधों में देखने को मिलती हैं वार्ता के हिसाब से, और इस प्रकार से इनकी रचना पद्धति में विविधता देखने को मिलती है। जैसा कि अभी मैंने बता दिया कई प्रकार की पद्धतियां हैं, कौन कौन सी, वार्तामूलक, व्याख्यामूलक, चिंतन मनन मूलक, व्यंग्य मूलक, खंडन मंडन मूलक। इस प्रकार की पद्धतियों को इन्होंने बखूबी निबंध के अंदर ये पद्धतियों के विविध रूप देखने को मिलते हैं। तो साथियों, अब हम ले चलते हैं आपको पॉइंट नंबर 17 पे। पॉइंट नंबर 17 है कृत्रिमता का अभाव। यानी कृत्रिमता का मतलब होता है बनावटीपन। तो बनावटीपन का अभाव है इनके निबंधों में, कहीं पे भी, पूरे निबंध में कहीं पे भी बनावटीपन नहीं मिलता है। जो भी है इनका ओरिजिनल है देखने, जैसे निबंध में जो भी भाव दर्शाए हैं इन्होंने, जो भी व्याख्या की है, जो भी हमें निबंध के माध्यम से समझाया है, वो सब स्वाभाविक है, कृत्रिम नहीं है। बनावटीपन इनके निबंधों में देखने को कहीं पे भी नहीं मिलता है। तो देखेंगे आगे 18वें पॉइंट की बात करते हैं, 17वें पॉइंट की बात करते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं में प्रायः कृत्रिमता व औपचारिकता का अभाव दृष्टिगोचर होता है। साथ ही सूक्ष्म निरीक्षण व रोचकता भरपूर मात्रा में देखने को मिलती है। साथियों, ये था आपका 17वां पॉइंट। अब हम ले चलेंगे आपको 18वें पॉइंट की चर्चा करते हैं, परिवर्तनशील पद्धति। अब देखो साथियों, इनके पद्धति में परिवर्तनशीलता भी आई हुई है निबंध के अंदर, वो भी दर्शाई गई है। तो आप देखेंगे आगे परिवर्तनशील पद्धति को समझेंगे। बच्चों, आपके चिंतन व मन स्थिति के अनुरूप ही आपकी रचना पद्धति भी परिवर्तनशील रहती है। इसलिए आपकी रचनाओं में जहाँ एक ओर प्रौढ़ पांडित्य झलकता है, तो साथियों दूसरी ओर सरलता, सुबोधता एवं सरसता का बोलबाला दृष्टिगोचर होता है। बच्चों, कहीं कहीं तीव्रता एवं तीक्ष्णता भी देखने को मिलती है, तो अन्यत्र अत्यंत स्वाभाविकता एवं
कोमलता उल्लेखनीय जान पड़ती है। और इसी प्रकार से भाषा संगठन में भी कहीं समास बहुला दीर्घ वाक्यावली दुरूहता का भान कराती है, तो कहीं व्यास शैली प्रधान लघु वाक्यावली दृष्टिगोचर होती है। साथियों, इसी प्रकार से इन्होंने अपने निबंध के अंदर परिवर्तन दिखाए हैं, पद्धतियों को कई प्रकार से दृष्टिगत करवाया है। और साथियों, निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है बच्चों कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी निबंध साहित्य के क्षेत्र में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं और वे सरस एवं सुबोध निबंध शैली के प्रतिष्ठापक भी हैं। साथियों, द्विवेदी जी के निबंध विधा में स्वस्थ परंपरा को प्रतिष्ठित किया गया है और द्विवेदी जी शिष्ट लोक साहित्य के भली भांति परीक्षण करने वाले मनीषी महान पुरुष हैं। द्विवेदी जी वैयक्तिक निबंध लेखन में भी श्रेष्ठ हैं। तो अब आप साथियों समझ गए होंगे कि इनके निबंधों में किस प्रकार से भाषा विषयक विशेषताएं बताई गई हैं। जिन सभी विशेषताओं का हमने पॉइंटों के आधार पर अध्ययन किया है और सभी पॉइंटों को बखूबी समझा है। तो इस प्रकार साथियों इनका 5वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम आपको आगे ले चलते हैं बच्चों। हेलो, गुड मॉर्निंग छात्रों। आरके पीजी साइंस कॉलेज कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है बच्चों। तो हम ले चलेंगे आपको, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, बीए थर्ड ईयर द्वितीय प्रश्न पत्र विषय साहित्य हिंदी निबंध नंबर 4 छायावाद। तो साथियों, इससे पिछले तीनों निबंधों के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने पिछले वीडियोज में करवा दिए हैं और उन प्रश्नों का अध्ययन आपको पिछले वीडियोज में देखने को मिल जाएगा, अध्ययन कर लेंगे आप। अब हम ले चलते हैं आपको 4थे नंबर के निबंध का छायावाद। तो सबसे पहले बच्चों हम ये समझेंगे कि आखिर छायावाद है क्या। सबसे पहले तो हमें इसी को समझना है, तो हम चर्चा करते हैं छायावाद क्या है। सबसे पहले इसको समझते हैं और उसके बाद में हम आगे ले चलते हैं आपको। तो देखेंगे आप कि आत्माभिव्यक्ति का वह ढंग जिसके अनुसार सौंदर्यमय प्रकृति की कल्पना करके ध्वनि लक्षणा आदि के द्वारा उसके संबंध में अपनी अनुभूति प्रकट करना छायावाद कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे, आत्माभिव्यक्ति का वह ढंग होता है जिसके अनुसार सौंदर्यमय प्रकृति, जो हमें आसपास वातावरण दिख रहा है, जो प्रकृति सौंदर्यमय है, उस पूरी प्रकृति की कल्पना करके अपने कोई भी कवि होता है, कवि कल्पना करता है और कल्पना करके ही किसी प्रकृति के जो भी उपमान दिए हैं उन सभी उपमानों पे वो अपनी ही कल्पना का भार डाल के ही उनको और नया रूप प्रदान करता है। तो साथियों, कवियों के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए कल्पना शक्ति होना बहुत ही जरूरी है। कल्पना शक्ति का जीवन में होना बहुत ही जरूरी है, अनिवार्य है, क्योंकि कल्पना नहीं होगी तो व्यक्ति आगे कुछ सोच ही नहीं पाएगा, कुछ कर ही नहीं पाएगा। क्योंकि कुछ चीजें बच्चों कल्पना पर ही आधारित होती हैं, जिसको हम अच्छे से और अच्छा कर लेते हैं, सरल से और सरल कर लेते हैं, ठीक है। और उसको जो भी चीज जितनी लावण्यमय है उसको और अच्छा कर सकते हैं, वो कल्पना ही है साथियों। तो उस कल्पना के द्वारा, जैसा कि अभी आपको बताया गया है, आत्माभिव्यक्ति की जो हमारी आत्मा अनुभूति करती है, जो अंतरात्मा हमारी अनुभूति करती है, उसकी अभिव्यक्ति के द्वारा ही हम क्या करते हैं,
आत्मा का ही वह ढंग है जो जिसके अनुसार सौंदर्यमय प्रकृति जो है उसकी कल्पना करके ध्वनि लक्षणा आदि के द्वारा उसके संबंध में अपनी अनुभूति प्रकट कर देते हैं। खुद की अनुभूति जो हमें महसूस हो रहा है बच्चों, उसको कहते हैं अनुभूति। तो उस अनुभूति को प्रकट कर देते हैं और उसी को प्रकट करना ही छायावाद कहलाता है। अब आप समझ गए होंगे कि छायावाद क्या होता है। तो अब हम ले चलते हैं आपको आगे देखेंगे बच्चों। पहला प्रश्न है, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा विरचित निबंध छायावाद की विषय वस्तु पर प्रकाश डालिए। साथियों, छायावाद के लेखक हैं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। तो इनके सामान्य परिचय के बारे में समझ लेते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी का सामान्य परिचय साथियों देखेंगे आगे। वाजपेयी जी के निबंधों में समीक्षात्मक विचार होने से उनके निबंधों में गंभीर विश्लेषण विवेचन की प्रवृत्ति रहती है साथियों। और प्रस्तुत निबंध में इन्होंने जो है नंद दुलारे वाजपेयी जो हैं हिंदी के बहुत ही महान समीक्षकों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने अपने समीक्षात्मक विचार निबंधों के रूप में व्यक्त किए हैं और निबंधों में समीक्षात्मक विचार प्रकट होने से उनके निबंधों में गंभीर विश्लेषण विवेचन की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। तो साथियों, प्रस्तुत निबंध में उन्होंने समीक्षकों द्वारा भक्तिकालीन काव्य संबंधी समीक्षा में रह गई कमियों के बारे में बतलाया है। जैसा कि भक्तिकाल के समय जिन समीक्षकों द्वारा काव्य में कुछ कमियां रह गई थी, उन कमियों के बारे में बतलाया है। और छायावादी काव्य की भी सम्यक परीक्षा किए जाने की आवश्यकता बतलाई गई है। तो साथियों, भक्तिकालीन काव्य और छायावादी काव्य ये दो काव्य हैं। तो इन दोनों में ही आध्यात्मिकता है, परंतु इन दोनों काव्यों की आध्यात्मिकता में अंतर है। तो साथियों, छायावादी और ये जो है भक्तिकालीन काव्य और छायावादी, ये दोनों ही क्या है, आध्यात्मिक काव्य हैं। और इन दोनों काव्यों में आध्यात्मिकता भरी पड़ी है, लेकिन दोनों की ही आध्यात्मिकता में बहुत ही अंतर बताए गए हैं। तो उसी अंतर को हमें स्पष्ट करना है और देखते हैं लेखक ने हमें क्या बताया है। तो सबसे पहले हम पॉइंट पर चलते हैं, पॉइंट की चर्चा करते हैं आपसे। पॉइंट है आपका छायावाद निबंध में व्यक्त विचार। तो साथियों, छायावाद निबंध के अंतर्गत लेखक ने कौन से विचार व्यक्त किए हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला पॉइंट है आपका भक्तिकालीन काव्य, दूसरा पॉइंट है आध्यात्मिक या अध्यात्मवादी, तीसरा पॉइंट है मध्यकालीन काव्य की समीक्षा के क्या मानदंड हों, चौथा है भक्तिकालीन काव्य एवं छायावादी काव्य की आध्यात्मिकता में अंतर, पांचवा है छायावादी काव्य शैली से भिन्न प्रकार की शैलियां, और फिर आगे आपका निष्कर्ष। तो हमें बच्चों आगे समझना है। पहला पॉइंट देखेंगे भक्तिकालीन काव्य। ये भक्तिकालीन काव्य क्या है? जैसा कि अभी आपको बता दिया था, भक्तिकालीन काव्य और आध्यात्मिक काव्य, इन दोनों में भक्ति को लेकर के बहुत बड़ा अंतर बताया गया है। जैसा कि इसमें दो रूप होते हैं भक्ति के, साकार और निराकार। तो साकार के जो कवि हैं वो अलग हैं, निराकार के हैं वो अलग हैं। साकार को सगुण कहते हैं और निराकार को निर्गुण कहते हैं। तो इस पे हम चर्चा आगे करेंगे साथियों। आगे देखते हैं, पहले पॉइंट की चर्चा कर लेते हैं। पहला पॉइंट है आपका, पहले पॉइंट में जैसा कि अभी आपको बताया गया है कि वाजपेयी जी ने जो है
उसी छायावाद निबंध में जो व्यक्त विचार है उसके पहले पॉइंट के बारे में चर्चा की है। साथियों, छायावादी काव्य पर विचार करने से पहले लेखक ने भक्ति काव्य के बारे में वर्णन किया है, क्योंकि भक्ति काव्य और छायावादी काव्य दोनों में आध्यात्मिकता है, किंतु दोनों की आध्यात्मिकता में बड़ा अंतर बताया गया है। और भक्ति काव्य पर विचार करते हुए वाजपेयी जी ने यह स्पष्ट किया है कि काव्य की सम्यक रूप से समीक्षा करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, क्या मानदंड अपनाए जाने चाहिए। यदि भक्ति काल को वर्णन की दृष्टि से देखा जाए तो इस काव्य में साकार और निराकार दोनों रूपों का वर्णन हुआ है। तो जैसे कि साकार और निराकार की बात करें, भक्तिकालीन काव्य में साकार और निराकार दो रूप होते हैं। तो साकार जो है ना साथियों, साकार में जो है ना सूर, तुलसी और मीरा, ये आपके कवि हैं। सगुण जिसको बोलते हैं, सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाले, साकार ब्रह्म को मानने वाले, वो कौन है? सूर, तुलसी और मीरा, इसी से संबंधित ये कवि हैं। और फिर निराकार यानी निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले, तो साथियों कबीर, जायसी निराकार ईश्वर से संबंधित है। कबीर और जायसी का नाम आपने सुना होगा, पढ़ा होगा पद्य भाग में, इनके पद्य आते हैं। तो साथियों कबीर और जायसी ये दोनों निराकार ब्रह्म के उपासक हैं। और तो देखा जाए तो साकार और निराकार, ये जिसको सगुण और निर्गुण भी कहते हैं, सगुण और निर्गुण काव्यधारा के ये दोनों कवियों से हमने आपको अवगत करा दिया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे। जैसे कि इनमें कबीर आदि की ज्ञान मार्गियों की आध्यात्मिकता तो एकदम स्पष्ट है। छायावादी काव्य में भी निराकार का वर्णन है, फिर भी वह भक्ति काव्य के निराकार के वर्णन से भिन्न प्रकार का है। तो वो भिन्न प्रकार से कैसे है साथियों, देखेंगे आगे कि लेखक ने सूफी काव्य के बारे में उमर खय्याम, शेख सादी और सूफी कवियों ने अपने समय की संस्कृति और विचारधाराओं को भिन्न भिन्न रूपों में व्यक्त किया है। और सूफी काव्य का लक्ष्य तो निराकार प्रेम की अनुभूति का वर्णन करने का रहा है, जिसमें लौकिक वर्णन और सांस्कृतिक वर्णन गौड़ ही रहा है। तो साथियों निर्गुण के उपासक जितने भी कवि हैं, उनकी साहित्य निर्माण की मानसिक स्थिति समान नहीं रही है। उनका मुख्य उद्देश्य रहता है रहस्यमय सत्ता की अभिव्यक्ति और मिथ्या संसार की सुदृढ़ धारणा। उनके काव्य में आध्यात्म का अविचल स्तंभ है साथियों। जैसे कि इनकी जो स्थिति है कवियों की, जो निर्गुण के उपासक हैं, निर्गुण काव्यधारा के उपासक हैं, तो उनकी साहित्य जब निर्माण करते हैं तो उन सबकी मानसिकता एक ही रहती है कि उनका यही उद्देश्य रहता है कि रहस्यमय सत्ता की अभिव्यक्ति, यानी जो सत्ता जो हमें महसूस होती है मगर दिखाई नहीं देती, जैसे कि ब्रह्म किसी ने देखा नहीं है लेकिन अनुभूति महसूस होना, ये अलग बात है। तो उसी रहस्यमय सत्ता के बारे में अभिव्यक्ति और मिथ्या संसार, जो संसार मिथ्या है, निस्सार है और नाशवान है, उस संसार की सुदृढ़ धारणा उनके काव्य में आध्यात्म का अविचल स्तंभ रहा है। तो देखेंगे आप जैसा कि
इन्होंने जो है उमर खय्याम ने अदृष्ट भाग्य या नियति को कठोर मानकर मानो उससे तटस्थ को जानने के लिए कहा है। उन्होंने ईरान और फारस की एकांत वाटिकाओं और उपवनों में प्रेम लीला करते दो प्राणियों को ही जैसे अपना आदर्श बनाया है। क्या आदर्श बनाया है देखेंगे। शेख सादी का वर्णन उमर खय्याम के वर्णन से भिन्न प्रकार का है। शेख सादी के काव्य में साथियों वर्णित वातावरण और विचार वे ही नहीं हैं जो उमर खय्याम के काव्य में है। तो साथियों जायसी आदि भारतीय सूफियों के काव्य में उमर खय्याम का सा भाग्यवाद दो प्राणियों का एकांत जीवन और उपवन संबंधी परिस्थितियां वर्णित नहीं हैं। सूफी काव्य अरबी सूफियों की तरह इस्लाम धर्म का भी वर्णन करने वाला नहीं है। तो साथियों सूफी काव्य अरबी सूफियों उमर खय्याम और शेख सादी के काव्य से भिन्नता लिए हुए हैं। जैसा कि अभी मैंने बता दिया था, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है आध्यात्मिकता को लेकर। और भारतीय सूफी काव्य का तो लक्ष्य तो निराकार प्रेम की अनुभूति का वर्णन करने का ही रहा है। उसमें लौकिक वर्णन और सांस्कृतिक वर्णन श्रेष्ठ रहा है। निर्गुण के उपासक जितने भी कवि हैं उनकी साहित्य निर्माण की मानसिक स्थिति वही रही है हमेशा से कि उनका मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि रहस्यमय जो सत्ता है उसकी अभिव्यक्ति करें और मिथ्या संसार की सुदृढ़ धारणा उनके काव्य में अध्यात्म का अविचल स्तंभ रहा है शुरू से अंत तक। तो ये हुई बात साथियों फर्स्ट पॉइंट की। पहला पॉइंट था आपका भक्तिकालीन काव्य। अब हम चर्चा करेंगे, अब अध्ययन करवाएंगे आपको पॉइंट नंबर 2 आध्यात्मिक या अध्यात्मवादी। ठीक है, तो आगे चलते हैं आध्यात्मिक और अध्यात्मवादी। इसका देखते हैं साथियों, आगे चर्चा करते हैं। तो बच्चों भक्ति काल का काव्य और छायावादी काव्य, ये दो काव्य जिनको मैंने अभी बताया था आपको, भक्ति काल का काव्य और छायावादी काव्य आध्यात्मवादी काव्य है। आध्यात्मवादी है दोनों ही काव्य। यह बात अलग है कि सगुणोपासक निर्गुणोपासक, सगुणोपासक का मतलब होता है बच्चों सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाले, और निर्गुणोपासक का निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले। तो हम उन्हीं की बात कर रहे हैं साथियों। सगुणोपासक निर्गुणोपासक और छायावादी कवियों की आध्यात्मिकता की अभिव्यक्ति में अंतर है। इन्हीं दोनों में अंतर बताया गया, सगुण और निर्गुण और छायावादी। जैसा कि भक्ति काव्य के अंदर तो ये सगुण निर्गुण आते हैं साथियों, और छायावादी अलग से है। तो सगुणों निर्गुणों और छायावादी कवियों की आध्यात्मिकता की अभिव्यक्ति में अंतर बताया गया है। इन तीनों में ही क्या अंतर है देखेंगे आगे। आध्यात्मिक काव्य में होती तो एक अखंड सत्ता की ही अभिव्यक्ति है। आध्यात्मिक जो काव्य होता है उसमें एक अखंड सत्ता की ही अभिव्यक्ति है। वह सत्ता प्रेममय, ज्ञानमय या आनंदमयी मानी जा सकती है। साथियों मध्य युग के आध्यात्मिक काव्य में सांसारिक सत्ता या व्यवहारिक जीवन को स्वीकार नहीं किया गया। सगुणोपासक भक्त कवियों ने रामकृष्ण आदि के चरित्रों की लीला को दिव्य और लौकिक रूप में वर्णित किया है। इन भक्त कवियों में सूर, तुलसी और मीरा प्रमुख रहे हैं साथियों। जैसा कि मैंने अभी बता दिया था, ये सब सगुणोपासक हैं। इन कवियों ने अपने भाव वर्णन के माध्यम से
सांसारिक सत्ता को पूरी तरह से तो अस्वीकार नहीं किया, लेकिन उन्होंने ईश्वर के अतिरिक्त सांस्कृतिक, नैतिक और जीवन के व्यवहारिक कार्यों का भी अपने काव्यों में वर्णन किया है। तो साथियों, फिर भी प्रमुखता अलौकिक वर्णन ही रहा है। इस प्रकार उन्होंने अपने वर्णन के माध्यम से संस्कृति के निर्माण में योगदान दिया है। साथियों, अब हम बात करेंगे, ये बात हुई थी अभी सगुणोपासक की, अब हम चलते हैं निर्गुणोपासक की बात करते हैं। इन दोनों को आप समझ लीजिए, आसानी से समझना जरूरी है इसको, क्योंकि निर्गुणों और सगुणों में आप अटक जाते हैं। तो बच्चों देखेंगे आगे, अब हम चर्चा करेंगे, अध्ययन करवाएंगे आपको निर्गुणोपासक का। तो साथियों, निर्गुणोपासक या ज्ञान मार्गी कबीर आदि कवियों ने आत्मा की, जैसा कि अभी मैंने बताया था, कबीर और जायसी ये निर्गुणोपासक हैं कवि। तो कवियों ने आत्मा की व्यापक सत्ता घट घट में दिखाई है और उसे पहचानने की भी बात कही है। उन्होंने सरल त्यागमय जीवन की शिक्षा दी है और जाति पाति के भेद का विरोध किया है। जो कहते हैं ना, ये हिंदू, वो मुस्लिम, वो सिख, वो ईसाई, इस तरह की कोई छुआछूत या जाति भेद मानता है तो साथियों उसका उन्होंने विरोध किया है। और साकारोपासकों की तुलना में ज्ञान मार्गियों का लौकिक क्षेत्र सीमित था, लौकिक अलौकिक। तो साथियों, लौकिक अलौकिक क्या होता है वो भी आपको समझा देते हैं। लौकिक होता है सांसारिक और अलौकिक होता है असंसारिक, ईश्वरीय जिसको कहते हैं। लौकिक अलौकिक, ठीक है। लौकिक का मतलब सांसारिक और अलौकिक का मतलब प्राकृतिक। तो बच्चों आगे जो देखेंगे हम, इनका जो है ना साकारोपासकों की तुलना में ज्ञान मार्गियों का जो क्षेत्र था वो बहुत ही, इनका लौकिक क्षेत्र जो था वो सीमित था। उनका अध्यात्म लोक से परे की वस्तु थी और जिसकी साधना तटस्थ और एकांतिक ही हो सकती थी। सगुण और निर्गुण की उपासना के कवि एक सी ही आध्यात्मिक भूमिका का आग्रह करते हैं। उनके काव्य के विषय, भाव व्यंजना, काव्य शैली तथा साहित्यिक विशेषताएं एक दूसरे से भिन्न प्रकार की हैं बच्चों। जैसे कि आध्यात्मवाद सभी कवियों में है। संपूर्ण अध्यात्मवादी काव्य की जो किस शताब्दियों तक प्रस्तुत किया जाता रहा है, उन सभी की एक सी प्रेरणा भूमि नहीं है साथियों, क्योंकि कवियों के मानसिक धरातल में भी अंतर रहा है और मध्यकालीन काव्य किसी धार्मिक या साधनात्मक प्रणाली के अंतर्गत रचा गया, इसलिए बच्चों उसे एक विशेष अर्थ में सांप्रदायिक कहा जा सकता है। ये हुई आपके दूसरे पॉइंट की चर्चा। अब हम ले चलते हैं आपको तीसरे पॉइंट पर। तीसरे पॉइंट की चर्चा करेंगे आपसे, मध्यकालीन काव्य की समीक्षा के क्या मानदंड हों। मध्यकालीन काव्य की जो समीक्षा थी उसके मानदंड क्या होने चाहिए, आगे आप अध्ययन करेंगे इसका भी, तीसरे पॉइंट का। तो आप देखेंगे बच्चों, वाजपेयी जी की मान्यता थी कि भक्तिकालीन काव्य की समीक्षा एकांगी अधूरी हुई है, वह भ्रामक पद्धति पर हुई है, क्योंकि पाठकों
के धार्मिक विश्वास को ध्यान में रखकर समीक्षा की जाती रही है। कुछ समीक्षक कृष्ण काव्य की कला और भाव के आधार पर समीक्षा करते ही नहीं, वे उस काव्य की अनेक प्रकार से सांप्रदायिक व्याख्या करते हैं। और दूसरे कुछ समीक्षक रहस्यात्मक काव्य का दार्शनिक विवेचन ही करते रह जाते हैं। तो बच्चों, उन समीक्षकों द्वारा की गई समीक्षाएं काव्य का साहित्यिक आकलन नहीं कही जा सकती, क्योंकि वे अधूरी समीक्षाएं हैं। बच्चों, समीक्षक भक्ति, उपासना या रहस्य साधना के प्रति सांप्रदायिक आग्रह रखकर समीक्षा करते रहे हैं और काव्य की दृष्टि से नहीं। तो आपने समझ लिया होगा। तो साथियों, नंद दुलारे वाजपेयी जी का सुझाव रहा है कि भक्तिकालीन काव्य की सही ढंग से समीक्षा करने के लिए दृष्टिकोण बदलना होगा, क्योंकि काव्य एक अलग चीज है। उसमें भाव पक्ष और कला पक्ष होता है। आपने पहले भी पढ़ा और समझा होगा बच्चों। भाव पक्ष और कला पक्ष, ये दो पक्ष होते हैं। भाव का मतलब जो हमारी अनुभूतियाँ होती हैं उनसे संबंधित होता है, और कला पक्ष जो है वो हमारा व्याकरण संबंधी होता है। तो इन दोनों पक्षों पर चर्चा की गई है पहले भी। तो देखेंगे, भाव पक्ष और कला पक्ष दो पक्ष होते हैं काव्यों में। तो काव्य में जो वाद साधना पद्धतियां हों, उनका स्वतंत्र रूप से अध्ययन किया जा सकता है, किंतु काव्य की समीक्षा की दृष्टि से समीक्षा करते समय तो वाद साधना पद्धतियों पर भी विचार, रचयिता की मन स्थिति, जीवन दृष्टि, काव्य की भाव पीठिका या संपदा के अंतर्गत ही किया जाना चाहिए। बच्चों, मध्यकालीन काव्य की सांप्रदायिक और साधनात्मक प्रेरणाओं को नवीन मनोवैज्ञानिक और साहित्यिक प्रतिमानों में बदलना होगा, क्योंकि कोई कवि काव्य रचना करता है तो उस समय उसकी विशेष प्रकार की मानसिक स्थिति होती है, क्योंकि उस मानसिक स्थिति के संदर्भ में ही सांप्रदायिक साधना सरणियों या पद्धतियों का प्रयोग किए जाने के बारे में विचार होना चाहिए। साथियों, यह जानना चाहिए कि विशेष साधना पद्धति अपनाने के पीछे कवि की मानसिक स्थिति क्या थी। बच्चों, सभी निर्गुणोपासकों के रहस्य संबंधी वर्णनों के पीछे एक सा मानसिक स्तर नहीं रहा है, जैसा कि मैंने पिछले पॉइंट में बताया है, इसको समझाया है आपको। उन निर्गुणोपासकों का किस किस स्तर का मानसिक स्तर रहा है, यह जानना चाहिए। इस प्रकार रचयिताओं की मानसिक प्रेरणा, उनके मानसिक स्तर से उनके वर्णन का संबंध स्पष्ट किया जाना चाहिए, तभी उन कवियों के काव्य का सौष्ठव परखा जा सकेगा। तभी उस काव्य का कलात्मक और सांस्कृतिक स्थान या महत्व, अब सांस्कृतिक या तो काव्य का कलात्मक और सांस्कृतिक स्थान, या यूँ कहें कि उसका महत्व निर्धारित किया जा सकेगा। साथियों, साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि मध्ययुग की जो सामाजिक स्थिति थी, उसमें उस काव्य की कितनी और किस प्रकार पैठ हुई लोगों में कला के प्रति
किस सीमा तक रुचि जागृत हुई, सांस्कारिकता कहाँ तक बढ़ी। साथियों, इतिहास और सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ कवियों की सांप्रदायिकता, साधना विधियों और दार्शनिक निरूपणों का विवेचन करना होगा। उनका भी कवियों की जीवनी और मानसिक गतिविधि से संबंध स्थापित करते हुए काव्य की नवीन व्याख्या करनी होगी। और ऐसा हो तभी मध्ययुगीन काव्य की साहित्यिक विशेषताएं व्यक्त की जा सकेंगी। तो आपने अभी तीसरे पॉइंट का अध्ययन किया है। अब हम ले चलते हैं आपको चौथे पॉइंट पर, भक्तिकालीन काव्य एवं छायावादी काव्य की आध्यात्मिकता में अंतर। तो साथियों, जैसे कि भक्तिकालीन काव्य और छायावादी काव्य, इन दोनों की आध्यात्मिकता में अंतर बताना है। ठीक है, आगे चलते हैं, चर्चा करते हैं इस विषय पर। तो साथियों, देखा जाए तो भक्तिकालीन काव्य और छायावादी काव्य दोनों ही आध्यात्मिकता से पूर्ण हैं, किंतु छायावादी आध्यात्मिकता भक्तिकालीन आध्यात्मिकता से भिन्न है। भक्तिकालीन आध्यात्मिकता धार्मिक भावना से अनुप्राणित है और वहीं छायावादी काव्य की आध्यात्मिकता मानवीय और सांस्कृतिक भावनाओं से अनुप्राणित है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो भक्तिकालीन आध्यात्मिकता है वो तो आपकी धार्मिक भावना से अनुप्राणित है, इसके अंदर धार्मिक भावनाएं आती हैं। ठीक है, और छायावादी काव्य जो है आपका, इसमें इसकी जो आध्यात्मिकता है वो मानवीय और सांस्कृतिक भावनाओं से मंडित है, मानवीय और सांस्कृतिक। ठीक है, अब आगे चलते हैं बच्चों। 20वीं सदी की भौतिक और वैज्ञानिक प्रगति की प्रतिक्रिया से भी छायावादी आध्यात्मिकता का विकास हुआ है। और सच तो यह है कि छायावाद ने प्राचीन परंपरा और आध्यात्मिकता की नव प्रतिष्ठा का प्रयास किया है। साथियों, छायावाद नवीन और स्वतंत्र कार्यशैली के रूप में हमारे सामने आया। छायावादी आध्यात्मिकता किसी धार्मिक भावना से अनुप्राणित न होकर नवीन परिस्थितियों से उद्भूत है। वह किसी क्रमागत सांप्रदायिकता या परिपाटी का अनुगमन नहीं करता है। साथियों, तो छायावादी काव्य में आधुनिक जीवन की अभिव्यक्ति है, जबकि भक्तिकालीन काव्य में जीवन के लौकिक और व्यवहारिक को गौण स्थान देकर उपेक्षित किया गया है। तो बच्चों, वहीं छायावादी काव्य में प्राकृतिक सौंदर्य और सामाजिक जीवन से प्रेरणा ग्रहण की गई है। जैसा कि इन दोनों का अंतर आपको समझा दिया गया है, भक्तिकालीन काव्य और छायावादी काव्य का। ठीक है, तो उस अंतर को आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं बच्चों 5वें पॉइंट पे चर्चा करते हैं। आपका 5वां पॉइंट है छायावादी काव्य शैली से भिन्न प्रकार की शैलियां। छायावादी काव्य शैली से भिन्न प्रकार की शैलियां, तो वो शैलियां क्या है उनकी चर्चा करते हैं, देखते हैं आगे। तो बच्चों, देखा जाए तो इन शैलियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि
वाजपेयी जी ने काव्य रचने की शैली हमेशा एक सी नहीं रहती है, ये बताया है। उसमें परिवर्तन आता रहता है। और महादेवी छायावादी कवित्री हम सब जानते हैं। महादेवी वर्मा का नाम सबने सुना है, पहले पढ़ा भी है। ये कवित्री जो है ना, छायावादी कवित्री है। किंतु उनकी शैली एक नई दिशा का आभास देती है। कौन सी नई दिशा है साथियों, देखेंगे आगे। उनका काव्य पूर्णतया रहस्योन्मुखी और एकांतिक है। उसमें जीवन के अन्य पहलुओं का वैसा वर्णन नहीं है जो छायावादी प्रसाद आदि के काव्य में है। प्रसाद कवि का नाम है, लेखक का नाम है। इसके बाद बच्चन जी ने नया काव्यवाद चलाया। इसी समय छायावादी काव्य शैली के कुछ अनुयायियों ने यथार्थवादी काव्य रचने के प्रयोग भी किए। तो बच्चों, स्वयं पंत जी ने, सुमित्रा नंदन पंत की बात हो रही है बच्चों, स्वयं पंत जी ने ऐसे प्रयोग किए हैं। वे प्रगतिवादी कहे गए। उनकी प्रगतिवादी रचनाएं यथार्थपरक हैं, जबकि उनकी ही छायावादी रचनाएं कल्पना प्रधान थी। पंत जी के यथार्थवादी काव्य की प्रेरणा भूमि और उस काव्य की चित्रण शैली उनके छायावादी काव्य से पृथक है, अलग है। अब नया काव्य रचा जा रहा है, किंतु उसकी शैली की प्रतिष्ठा होने में कुछ समय लगेगा। इस नए काव्य में नए विचार, नई चिंतन पद्धति, नई जीवन दृष्टि और नई कला है। यह साथियों, यह एक नया सृजन छायावादी कल्पना प्रधान काव्य से अधिक यथार्थ चित्रण शैली का उपयोग कर रहा है। इस काव्य में कितनी भावना सरणियाँ जुड़ेंगी, यह तो भविष्य में होने वाले सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास पर निर्भर करता है बच्चों। तो ये हुआ आपका 5वां पॉइंट कंप्लीट। अब हम ले चलते हैं आपको निष्कर्ष। इस प्रश्न के निष्कर्ष पर चर्चा करते हैं साथियों। पहला प्रश्न है छायावाद निबंध का। तो बच्चों, निष्कर्ष तौर पर हम कह सकते हैं कि वाजपेयी जी ने प्रस्तुत निबंध में छायावादी काव्य से पहले के भक्तिकालीन काव्य के बारे में विस्तार से विचार किया है। तो आपने इस माध्यम से ये भी समझ लिया होगा कि छायावादी काव्य की जब रचना हुई तो सबसे पहले भक्तिकालीन काव्य की रचना हुई थी। तो उन्होंने छायावादी काव्य से पहले के, इससे साबित होता है भक्तिकालीन पहले ही हुआ था। तो भक्तिकालीन काव्य के बारे में विस्तार से विचार किया है और उससे छायावादी काव्य की समानता और असमानता पर प्रकाश भी डाला है। तो समानता और असमानता, जैसे छायावादी काव्य और भक्तिकालीन काव्य दोनों में क्या समानता थी और क्या असमानता थी, इस पर भी प्रकाश डाला है बच्चों। उन्होंने कहा है कि भक्तिकालीन काव्य और छायावादी काव्य में आध्यात्मिकता है, फिर भी उसमें अंतर है। भक्तिकालीन काव्य की सही ढंग से समीक्षा नहीं हुई है। उसकी समीक्षा के लिए क्या मानदंड हो, यह भी उन्होंने स्पष्ट किया है बच्चों। क्या मानदंड होने चाहिए। छायावादी काव्य में महादेवी वर्मा के काव्य से एक नई दिशा का आभास मिलना शुरू होता है। इसके बाद बच्चन जी का काव्य तथा कुछ छायावाद के ही अनुयायी कवियों का काव्य भिन्न प्रकार से रचा गया।
उसमें यथार्थपरकता आ गई। अब तो कई प्रकार की नवीनता से युक्त काव्य रचा जा रहा है साथियों। वाजपेयी जी ने छायावादी काव्य का महत्व भी स्पष्ट कर दिया है और शुक्ल जी आदि समीक्षकों ने इस काव्य का वैसा महत्व नहीं दिया है साथियों, वैसा महत्व नहीं दिया था। तो अब आपने इस अध्ययन से समझ लिया होगा कि इन पॉइंटों के हिसाब से क्या मानदंड रहे हो। मध्यकालीन काव्य की समीक्षा के, भक्तिकालीन काव्य क्या था, आध्यात्मिक और अध्यात्मवादी क्या है, इन सभी का अंतर और विश्लेषण आप समझ गए होंगे। तो साथियों, ये आपका छायावाद निबंध का पहला क्वेश्चन था और ये पूरा होता है। अब हम ले चलते हैं आपको आगे।